सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश हो ना और बिजी भी होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भगवान के डाकिए नामक कविता पढ़ी थी और व्याकरण के अंतर्गत बच्चों मैं आपको पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ और आज की कक्षा की शुरुआत भी मैं व्याकरण से ही करूंगी। तो आप सभी तैयार हैं ना बच्चों? आशा करती हूँ आप सभी की टेक्स्ट बुक, नोटबुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री आप लेकर बैठे होंगे और साथ ही ये भी विश्वास है मुझे कि आप लोगों ने अपना पूरा होमवर्क, कॉपी वर्क जितना भी है वो भी आप पूर्ण कर चुके होंगे। तो बच्चों, आज ग्रामर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। वैसे हमें व्याकरण के अंतर्गत यह पाठ सबसे पहले ही पढ़ना चाहिए था, परंतु मैंने आपके टेक्स्ट बुक में, वसंत बुक में जो पाठ हमने पढ़े हैं उसके अंतर्गत जो भी व्याकरण के तथ्य आए, विषय आए, उन विषयों को मैंने पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ और अब हम व्याकरण की पुस्तक से क्रमशः भाषा, लिपि, व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ने से पहले कि भाषा क्या होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें यदि अपनी बात किसी से कहना है या किसी की बात हमें समझना है तो इसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना होता है। बिना भाषा के हम ना ही तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और ना ही हम दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यदि देखा जाए तो हम अपने भावों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से करते हैं वो होती है भाषा। अब भाषा के भी कई प्रकार होते हैं। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कभी-कभी बोलकर कर देते हैं, कभी-कभी हम लिखकर भी अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और कई बार ऐसा होता है ना हम लिखकर ना बोलकर बल्कि कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है, जो साधन है, वो होती है भाषा। और एक बात और आपको बता दूं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे वाणी का वरदान ईश्वर ने प्रदान किया है। अर्थात सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव ही अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण विचारों के आदान प्रदान के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। जब तक हम अपने विचार एक दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने काम पूरे नहीं कर सकते हैं। अपने मन में विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भावों को समझने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है, जैसे कि हम सभी करते हैं। क्योंकि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को निकालकर अपने भावों को या विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को भाषा का नाम दिया जाता है, वही भाषा कहलाती है। तो बच्चों, इस तरह यदि देखा जाए तो भाषा किसे कहेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, भाषा के दो प्रमुख रूप हैं। एक तो मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ये मूल रूप है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः प्राकृतिक रूप से हम अपने परिवार में परिजनों के तो बच्चों, चूंकि हम आमने सामने जब भी होते हैं तो हम हमेशा मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कोई अपना, हमारा दोस्त या हमारा कोई परिजन जो है वो हमसे दूर है और जब हमें उन्हें कोई संदेश पहुंचाना होता है तो उस समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। चूंकि वर्तमान में संचार के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध है
तो हम कभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, कभी दूसरे साधनों के माध्यम से हम लिखकर उन तक संदेश पहुंचाते हैं। तो बच्चों, ये हुए भाषा के दो रूप, पहला लिखित और दूसरा है मौखिक। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, अर्थात भाषण जो है वो भाषा का मौखिक रूप है। राम और मोहन फोन पर बातें कर रहे हैं, क्योंकि फोन पर बातें करना भी भाषा का मौखिक रूप है। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, क्योंकि कहानी सुनाना मौखिक रूप है। अब इसी में अगला है लिखित रूप। लिखित रूप के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। लिखित रूप में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा जो होती है ये लिखित होती है। राधा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मोहन पत्र लिख रहा है, क्योंकि पत्र जो है, पत्र लिखने का जो कार्य है, ये भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा के प्रकार, भाषा सर्वप्रथम हम देखते हैं। भाषा के प्रकार में पहला है मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात परिवार में बोली जाने वाली भाषा। तो बच्चों, मातृभाषा से आप सभी परिचित है। जो जिस प्रांत में रहता है या जिसके घर में जो भी भाषा बोली जाती है, वही उसकी मातृभाषा होती है और सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा को ही सीखते हैं। उसके पश्चात आता है राष्ट्रभाषा। दूसरा है राष्ट्रभाषा। चूंकि बच्चों, राष्ट्रभाषा का अर्थ है पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में हिंदी पूरे देश में बोली जाती है। क्योंकि हिंदी के साथ हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही हिंदी को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। तीसरा है राजभाषा। राजभाषा अर्थात जिस भाषा का प्रयोग राज कार्य करने के लिए किया जाता है, अर्थात सरकारी कामकाज करने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि भारत के किसी भी सरकारी विभाग में यदि हमें कोई आवेदन करना है या कोई अन्य किसी तरह से हमें संपर्क करना है। बच्चों, एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लोग जानते ही हैं कि 14 सितंबर को पूरे भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का सबसे बड़ा कारण यह है बच्चों कि 14 सितंबर 1949 को स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है तथा देवनागरी हिंदी की लिपि है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश राज्यों में हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा या राजभाषा के रूप में किया जाता है और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में। संपर्क भाषा के रूप में दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर आदि पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अर्थात कोई भी हिंदी भाषी इन राज्यों में हिंदी बोलकर अपना काम चला सकता है। इन राज्यों के निवासी भी टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। भारत के बाहर भी अनेक देशों में हिंदी का पठन पाठन की सुविधाएं है। बच्चों, साथ ही भारतीय संविधान में कई सारी भाषाएं हैं जिसे स्वीकृति मिली हुई है। भारतीय संविधान में पहले 18 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसमें हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, कोंकणी, मराठी,
उड़िया, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और सिंधी पर अब इनमें और चार भाषाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है। वे है डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इस प्रकार अब इनकी संख्या जो है वो 18 से 22 हो चुकी है। बच्चों, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे बोली के विषय पर। बच्चों, बोली अर्थात सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र जो है वो बहुत छोटा होता है और सामान्य तौर पर बोली का प्रयोग ग्रामीण अंचल में किया जाता है। बोली का की विशेषता यह है कि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। दूसरा यह है कि बोली सरकारी कामकाज में बोलियों को मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी, गढ़वाली। यह सभी बोलियां जो है हम बोलने के लिए प्रयोग में लाते हैं, परंतु इसका कोई साहित्य नहीं है और ना ही किसी तरह के सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है बच्चों की बोली जो होती है, जैसे जैसे बोली एक विशेष क्षेत्र में जहां भी बोली जाती है, बोलने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो धीरे धीरे उस बोली का विकास होता चला जाता है और विकास के साथ ही फिर उसी बोली में कुछ साहित्य रचनाएं भी की जाने लगती है और जब साहित्य रचना हो जाती है तो यही बोली जो है ये भाषा का रूप ले लेती है। और जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया वैसे ही ध्वनियों को निश्चित रूप देने की जरूरत महसूस हुई और फिर ध्वनियों को चिन्हों के रूप देना शुरू किया जिसे लिपि कहा गया। प्रत्येक भाषा के और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, अंग्रेजी वैसे नहीं लिखी जाती। हिंदी की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी की रोमन। देवनागरी लिपि में भारत की कई भाषाएं हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मराठी, मैथिली, बोडो आदि लिखी जाती है। इस प्रकार रोमन में भी विश्व की कई भाषाएं लिखी जाती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि। इस तरह अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि पाई जाती है। बच्चों, अब आप जान ही चुके होंगे कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है और इन्हीं लिपियों के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में अपना अपना साहित्य लिखा जाता है। अब बच्चों देखेंगे साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को कहा जाता है। साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि गद्य की विधाएं है। साथ ही काव्य विधा भी साहित्य के अंतर्गत आती है, जिसमें कविताएं, दोहा, पद आदि लिखे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। चूंकि हर साल हमें व्याकरण पढ़ना होता है, व्याकरण की एक अलग मोटी सी पुस्तक हमारे पास होती है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं और भाषा का प्रयोग करते समय हमें उन सभी नियमों का पालन करना होता है और उन नियमों में बंधकर जब हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा शुद्ध होती है और ये नियम बनाए ही जाते हैं ताकि हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सके। अर्थात वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे 5 आदमी उधर जा रही थी और 5 आदमी उधर जा रहे थे, अर्थात यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि पाई गई है। तीनों लड़कियां खाना बना रहे हैं, इसका शुद्ध रूप है तीनों लड़कियां खाना बना रही है। तो इस तरह हम
कुछ गलतियां कर लेते हैं, कहीं लिंग संबंधी गलती हो जाती है, कहीं वचन संबंधी, कहीं कारक संबंधी। तो इन सारे त्रुटियों को सुधारने का जो कार्य है वो व्याकरण के अंतर्गत होता है। इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, क्योंकि व्याकरणिक तथ्य ही हमें शुद्ध भाषा लिखने और बोलने हेतु प्रेरित भी करता है और दिशा निर्देश भी हमें व्याकरण से ही मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा में व्याकरण अत्यावश्यक होती है। अब हम देखेंगे व्याकरण के विभाग। चूंकि व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, जिसे हम व्याकरण के अंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। चूंकि वर्ण विचार हम अगले भाग में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है शब्द विचार, जैसे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। और उसके पश्चात वर्णों का सार्थक समूह जो है वो कहलाता है शब्द विचार, जिसे हम वर्ण विचार के पश्चात पढ़ेंगे। साथ ही पद परिचय और शब्दों का समूह अर्थात शब्दों के सार्थक समूह का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वही शब्द वाक्य में प्रयोग होने के पश्चात व्याकरणिक नियमों में बंध कर वो पद कहलाता है। और फिर है वाक्य विचार, और फिर वाक्य रचना की जाती है। वाक्य के अंतर्गत हम वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।